सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर सिटी पे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे या नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज आपका चैप्टर नंबर 8 11th क्लास में, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हालांकि कुछ बुक्स जो होती हैं वो फर्स्ट टॉपिक केपलर्स लॉज देती हैं, उसको हम बाद में कवर करेंगे। पहले न्यूटन लॉ से स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में क्या क्या थ्योरी दी और क्या जो ग्रेविटेशन, ये वर्ड क्या है, ग्रेविटी क्या चीजें हैं, उन सबको आज पूरा इंट्रोडक्टिव वीडियो रखेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, जो न्यूटन ने इसके बारे में बात करी थी, आइजैक न्यूटन ने। तो इन्होंने बताया कि भाई यूनिवर्स के अंदर अगर कहीं पर भी दो मास रखे होते हैं, जिन पार्टिकल के पास में कुछ ना कुछ मास है, अगर कहीं पर दो वो पार्टिकल रखे होते हैं, तो उन दो पार्टिकल के बीच में हमेशा एक फोर्स लगती है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो यूनिवर्स में कहीं पर भी अगर दो पार्टिकल रखे हैं और उन दो पार्टिकल्स के अंदर कुछ ना कुछ मास है, तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। हमेशा वो अट्रैक्टिव नेचर की होती है, और सेंट्रल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि सपोज करें, अगर यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है, उसका मास है कुछ m1, और एक पार्टिकल यहाँ पर रखा है, उसका है मास कुछ m2। तो इन दोनों के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो Fg है, दोनों की अट्रैक्टिव फोर्स होगी। मतलब ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगा, और एग्जैक्टली उसी फोर्स से ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो फोर्स होती है, इसी फोर्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशन के बारे में ये बात तो न्यूटन ने इस तरह से बता दी कि हाँ भाई, ये ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ये यूनिवर्सल फोर्स है, हर जगह पर लगती है। और जैसा आप लोगों ने जानते भी होंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है। फंडामेंटल फोर्सेस, जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उसमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन है फिलहाल। तो अब देखिए, तो न्यूटन का लॉ क्या था? न्यूटन ने एग्जैक्टली ये बताया कि अगर कहीं यूनिवर्स में किसी भी कोने पर, किसी भी स्पेस में, कहीं पर भी अगर कहीं पर दो सर्टेन कोई मास ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई मास है। सपोज कर लेते हैं कि एक ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास है कुछ m1, और इससे कुछ दूरी पर हमने एक मास दूसरा रखा है, उसका मास है कुछ m2। और इन दोनों की जितनी दूरी है, जितनी दूरी पर इन दोनों को हमने रखा है, उस दूरी को हमने बोल दिया है कुछ r। ठीक है, इन दोनों की दूरी को हमने कितना बोल दिया है, कुछ r डिस्टेंस बोल दिया है। तो भाई क्या होगा, इन दोनों पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगी, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। और दोनों ही फोर्स जो होंगी वो क्या होंगी, वो दोनों ही अट्रैक्टिव नेचर की होंगी। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाले पार्टिकल के ऊपर फोर्स इधर तरफ, और ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स इधर तरफ लगाएगा। तो देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखी कैसे जाती है कि अगर हम यहाँ पर लिखें, क्योंकि ये जो फोर्स लग रही है इधर तरफ वो इस पार्टिकल के ऊपर लग रही है, तो उसको लिखते हैं ऐसे हैं कि दैट फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। लिखने का तरीका होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब फर्स्ट वाले के ऊपर सेकंड वाले पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लग रही है उसको हमने ऐसे लिख दिया है। और इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी होगी, वो होगी एफ वेक्टर 2 ड्यू टू 1। दोनों के ऊपर एक फोर्स लग रही है, और दोनों ही फोर्सेस क्या है, इक्वल है। तो न्यूटन ने एक्चुअली में ये बताया कि भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे कि ये जो एफ वेक्टर 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू एफ वेक्टर 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू एफ। इन दोनों को हमने कुछ एफ जी यानी कुछ ग्रेविटेशन फोर्स मान लिया, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल हैं और अपोजिट भी हैं। अपोजिट के लिए चाहे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन। मतलब ये वाली जो होगी अपोजिट फोर्स होगी। तो उस फोर्स को हमने ओवरऑल कोई ग्रेविटेशन फोर्स बोल दिया। दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो न्यूटन ने एक्चुअली में ये बताया कि भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 मल्टीप्लाइड बाई m2। मतलब दोनों मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा आप दोनों पार्टिकल का मास लेके आएंगे, और जितना ज्यादा ये प्रोडक्ट यानी ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर जितना ज्यादा लंबा होगा, जितना ज्यादा ये बड़ा होगा, तो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उतनी ज्यादा हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी। तो ये फर्स्ट लॉ था, या फिर इसकी फर्स्ट इक्वेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि दैट एफ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो इस m1 और m2 का प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर दूसरी बात न्यूटन ने बताई कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के डिस्टेंस, दैट इज आर स्क्वायर, और उसका स्क्वायर के ऊपर क्या होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितनी हम कम दूरी इनके बीच में रखेंगे, जितनी दूरी कम होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स, या फिर जितनी ज्यादा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी उतनी ही कम फोर्स होगी। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी घटेगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगी। और इन दोनों की रेडियस को अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कम करेंगे, तो इन दोनों के बीच की फोर्स जो होगी वो बढ़ने लगेगी। और जो कि बात लॉजिकली भी सही है कि अगर हम दो पार्टिकल को ज्यादा दूरी पर रखेंगे तो उनके ऊपर फोर्स जो होगी वो कम लगेगी, ज्यादा पास में ले आएंगे
तो फोर्स थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। लॉजिकली ये बात है, करेक्ट है। लेकिन हाँ यहाँ पर आर स्क्वायर के ऊपर वो डिपेंड करती है, और इसी लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो फिलहाल ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब न्यूटन ने ये बोला कि भाई इन दोनों इक्वेशन को क्या करा जाए, कंबाइन करा जाए। तो ओवरऑल हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इक्वेशन बनेगी वो ये मिलेगी कि दैट m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट लगाते हैं। उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल G, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही एक्सप्रेशन आपको न्यूटन के थीसिस में मिल जाएगा, या जो आपने किताबों में पढ़ा है। एफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अच्छा, अब यहाँ जो ये G कांस्टेंट है, ये क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को बोला जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये जो कैपिटल G इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटी के लिए इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसकी जो लगभग वैल्यू डिफाइन करी गई है, जो कि हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू को अपने एक्सपेरिमेंट से निकाला था, और वो वैल्यू लगभग आई है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ G। कैपिटल G, ये कैपिटल G है, स्मॉल g और कैपिटल G में कंफ्यूज नहीं होना है। ये कैपिटल G है, 6, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, और वेरी मतलब बहुत छोटी ये वैल्यू है। देखिए 10 की पावर माइनस 11 में वैल्यू जा रही है। और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, यूनिट कैसे आई होगी, देखिए यहाँ से अगर हम इस ग्रेविटेशनल, अगर G की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इस r का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और m1 m2 को नीचे लाएंगे। तो ग्रेविटेशनल ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल हो चाहे कोई भी फोर्स हो, उसकी यूनिट ओवरऑल न्यूटन ही रहेगी, तो उस न्यूटन को हमने यहाँ पर लिखा। और ये जो है ये r, इसको हम किसमें नापेंगे, इसको हम मीटर में नापेंगे। तो इस मीटर का हमने यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो वही मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि r का स्क्वायर है। और ये दोनों केजी में नापेंगे तो केजी इंटू केजी कितना हो जाएगा, केजी स्क्वायर। उस केजी को नीचे लाया तो वही हमने यहाँ पर केजी स्क्वायर लिखा है। तो ओवरऑल जी की जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है जी की जो यूनिट होती है कैपिटल G की, वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या है, ये इसकी यूनिट है, एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं। और अगर हम बात कर ले इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की, अब कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा कि पहले G का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो G का एक्सप्रेशन यहाँ से क्या बनेगा, वो बनेगा दैट F, ये फोर्स है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका इधर मल्टीप्लाई कराया तो ये r स्क्वायर अपॉन नीचे m1 इंटू m2, ये बना G का एक्सप्रेशन। ये F इंटू आर स्क्वायर यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, वो होता है ml/t-2। ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। r यानी लेंथ है, तो लेंथ को किस में नापेंगे भाई, l में नापेंगे, और स्क्वायर है तो पूरे ऊपर स्क्वायर लगा दिया। और नीचे फिर क्या है, नीचे है m1 इंटू m2। तो m1 m2 का मतलब ये मास और ये मास दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से G की वैल्यू लगभग निकल के आएगी। ये इसके ऊपर पावर 1 है, ये -2 होगा तो यहाँ पर पावर आएगी -1, और ये L की पावर 1 L की पावर 2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा L की पावर 3, और आगे लगा देंगे t-2। दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G। तो कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 L की पावर 3 एंड t-2। और इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो वैल्यू ये है कि 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यूनिवर्स के किसी कोने में भी चले जाइए, आपको इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। ये कांस्टेंट है, हर जगह पर सेम रहने वाला है, वेरी नहीं करेगा ये। तो ये लगभग इसकी वैल्यू बताएगी। तो यही क्या है, यही इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन लॉ में ये बात लिखी कि एक्चुअली में कोई भी पार्टिकल जो होता है यूनिवर्स के अंदर, जब कहीं पर दो पार्टिकल रखे होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो हम लोग अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज करी, तो एग्जैक्टली ग्रेविटी एक अलग चीज है और ग्रेविटेशन एक अलग चीज है। थोड़ा सा फर्क है दोनों फोर्सेस। बस देखिए ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में फर्क इतना सा है कि ग्रेविटेशन जो होगी वो किसी भी मास के बीच में फोर्स लगेगी, जबकि जब हम बात करते हैं ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी में इन दोनों मासेस में से कोई एक मासेस जो होगा वो हमारे अर्थ का मास होगा।
तो यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम अगर किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो वो एक्चुअली में क्यों जाता है, क्योंकि इस पार्टिकल का कोई ना कोई मास है और हमारे अर्थ का भी एक मास है। जब इसको हम ड्रॉप करेंगे, इन दोनों के बीच की कोई ना कोई दूरी है, रेडियस है, यानी इसकी कुछ सेपरेशन है, तो जब इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगी तो ये पार्टिकल इसीलिए इस फोर्स से नीचे जाता है, और इस वाली फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोल देते हैं। हालांकि है वो पूरी तरह से क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स ही है, लेकिन अर्थ के केस में उसको ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली था न्यूटन का, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करी जाए, अब अगर हम बात करें इसकी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज बन सकती हैं, तो भाई पहली प्रॉपर्टी ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बड़ी वीक फोर्स है। हालांकि अगर हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की या बाकी कोई भी फोर्स उठा लिए, अगर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स होगी और भी जो अलग अलग टाइप की फोर्सेस होती हैं, वो सब फोर्सेस इस ग्रेविटी के कंपैरिजन में अच्छी खासी स्ट्रांग होती है। तो ये याद रखना है कि जो एक्चुअली में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, इतनी कोई फोर्स, अच्छी खासी वीक फोर्स होती है। और यूनिवर्सली जो हम लोग देखते हैं कि चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं, उसका मतलब क्या होता है भाई, वहां पर क्योंकि हमारे मास का जो हमारा अर्थ है उसका मास जो है वो अच्छा खासा है, तो हम जब अपने मास का या किसी भी पार्टिकल के मास का मल्टीप्लाई कराते हैं उस अर्थ के मास से, तो उस मास की वैल्यू बड़ी अच्छी खासी आ जाती है। तो उससे क्या होता है, उससे वहां पर फोर्स थोड़ी बहुत मतलब दिखती है, समझ में आती है कि हाँ फोर्स लग रही है। लेकिन हम लोग डेली लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखते हैं कि अगर दो पार्टिकल आमने सामने रखे हैं तो उन दोनों के बीच में, हालांकि दोनों के पास में मास है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि कहीं पर लगे कि हाँ वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सीधी सी बात इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो मासेस देखते हैं उनका मासेस बहुत कम होता है। मास मैक्सिमम कितना होगा, अगर मैक्सिमम की बात करें तो 1 क्विंटल 2 क्विंटल से ज्यादा कभी होता ही नहीं है। अब आप अगर यहाँ पर 1000 या कुछ भी ले लीजिए, तो जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है F इज इक्वल टू gm1m2/r², और यहाँ पर ये जो g की वैल्यू थी ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई कोई भी इमेजिनरी मास ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम मास ले रहे हैं 10⁻³ का, और दूसरा भी 10⁻³ kg उठा ले रहे हैं, और दोनों के बीच की रेडियस को हम लगभग कितनी मान लें, अगर बहुत पास में रखा है तो हमने उसको 2 मीटर मान लिया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर देखिए 10⁻6 उसका ओवरऑल जब आंसर आएगा तो वो बहुत छोटा आंसर आएगा। तो वो फोर्स इतनी बड़ी फोर्स होती नहीं है जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में उसको एक्सपीरियंस भी कर पाए। तो जब एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं तो हमें मालूम नहीं चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ पे भी हम लोग जब बैठे होते हैं या फिर दो मासेस रखे हैं, हम हैं और सामने कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है, तो एक्चुअली में उन दोनों के बीच में एक फोर्स होती है, लेकिन वो फोर्स इतनी कम है कि हमें एक्सपीरियंस या उसको मालूम नहीं कर पाते हैं। तो ये कंसेप्ट है ग्रेविटेशन का। लेकिन अगर हम बात करेंगे अर्थ की केस में, तो अर्थ का क्या है, अर्थ का एक सर्टेन मास है, तो उसलिए उसका मास हमें मालूम, मास अच्छा खासा उसका ज्यादा है, तो इसीलिए क्या होता है वहां पर ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है ये अच्छी खासी बड़ी निकल के आती है। ठीक है, तो अच्छा बात कर लें अगर ग्रेविटी की, जैसा हमने बताया कि अगर फोर्स जो है वो कभी अर्थ और किसी दूसरे पार्टिकल के बीच में लगेगी तो उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी बोल देते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है हमारा, और इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, इस ब्लॉक या कोई भी पार्टिकल है, इसका फिलहाल के लिए कोई मास m है, और ओवरऑल क्या होगा, हमारे अर्थ का भी कोई ना कोई मास होगा, तो उसका मास हम यहाँ के इसके सेंटर पे सिचुएटेड मान ले रहे हैं कि अर्थ क्या है, हमारे अर्थ का मास जो होगा इसके कहीं सेंटर में होगा, और मास ऑफ अर्थ को फिलहाल के लिए भी हम कुछ कैपिटल M माने ले रहे हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ का सेंटर होगा और इस पार्टिकल को हमने इसकी सरफेस के ऊपर रखा है, और ये माना जाएगा कि भाई हमारे अर्थ को अगर हम एक परफेक्टली स्फीयर थोड़ी देर के लिए मान लें तो उसके कोई ना कोई रेडियस होगी, तो उसकी रेडियस को हम क्या करेंगे, उसकी रेडियस को हम फिलहाल के लिए कुछ r से, कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे अर्थ की क्या है, रेडियस है। अच्छा अब देखिए, हालांकि अर्थ हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जैसा है, लेकिन उस केस में हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे अर्थ का जो ओवरऑल मास है, जो पूरी तरह से अर्थ का मास है, वो उसके कहीं सेंटर में सिचुएटेड है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास किसी भी स्फीयर के एकदम उसके सेंटर में आता है, तो इसीलिए अगर हम अपने इस अर्थ को स्फीयर मानेंगे तो उसका ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके कहीं बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस अर्थ का पूरा जो मास है वो इस छोटे से पॉइंट में क्या है, कंसंट्रेटेड है, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को और आसान कर पाए। तो इस पार्टिकल के ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी, इस पार्टिकल के ऊपर एक नीचे की, ये क्या होगा, मतलब इस चीज को इस तरह से नीचे की तरफ खींच रहा होगा हमारा अर्थ जो होगा, तो वही क्या होगी, वही ग्रेविटेशन फोर्स होगी। अच्छा यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि केवल अर्थ इस पार्टिकल को नीचे नहीं खींच रहा है, ये पार्टिकल भी इस अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। जैसा आपने देखा है कि भाई कहीं पर दो पार्टिकल रखे होते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्स केवल एक पार्टिकल के ऊपर तो होती नहीं है, वो दोनों पार्टिकल के ऊपर होती है, और इक्वल फोर्स भी होती है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो अर्थ है ये इस पार्टिकल को नीचे की तरफ खींच रहा है कुछ फोर्स से, और जितनी फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा है उतनी ही फोर्स से ये पार्टिकल इसको भी ऊपर की तरफ खींच रहा होगा।
लेकिन अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठ सकता है, जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि भाई अगर न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज करी एप्पल के गिरने से, तो न्यूटन ने ये बोला कि भाई हाँ, एक एप्पल में और हमारे अर्थ के बीच में एक फोर्स है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो केवल जो एप्पल है वही अर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ, हमारा अर्थ जो था वो एप्पल की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हुआ, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और हालांकि ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट लगती है। मतलब ये होगा कि अगर मान के चलिए उस एप्पल के ऊपर या उस पार्टिकल के ऊपर, ये हमारा अर्थ है, अगर ये हमारा अर्थ है और ये वही वाला एप्पल है जो न्यूटन के सर के ऊपर गिरा था। हालांकि ये भी याद रखिएगा कि ऐसी कोई कहानी कहीं पर भी नहीं है। माना जाता है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि हाँ एक्चुअली में उनके सर के ऊपर एक एप्पल गिरा था, लेकिन ऐसी कहीं पर भी लिखा हुई बात नहीं है। कि कंसेप्ट है केवल ना, कहानी जैसी है तो कहानी की तरह माना करिए कि मान के चलिए ये एप्पल है, अगर ये नीचे की तरफ गिरा तो ये इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगी होगी ग्रेविटी की। तो अर्थ ने क्या करा, इस एप्पल के ऊपर या इस पार्टिकल के ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लगाई, तो साथ में इस एप्पल ने भी इस अर्थ के ऊपर क्या लगाया होगा, एक ग्रेविटी की फोर्स लगाई होगी। लेकिन हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो है ये नीचे की तरफ आया, जबकि ये अर्थ ऊपर की तरफ नहीं गया। तो उसके पीछे का रीजन ये ऑब्वियसली बात है, ये जो होगा इसका मास अगर कुछ m है और इसका मास कुछ कैपिटल M है, तो यहाँ पर एक बात हमें साफ मालूम है कि यहाँ पर ये जो कैपिटल M है ये मच 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 ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू स्मॉल m। मतलब इस एप्पल के मास से ये जो अर्थ का मास है ये बहुत ज्यादा होगा, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है ये। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ की अगर हम बात करें इस केस में, ये वाला जो पर्टिकुलर है यहाँ पर जो होगा इस पार्टिकल के लिए, तो ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम एक फॉर्मूला होता है, और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दैट F अपॉन ए इज इक्वल टू एम, यानी उस पार्टिकल का मास। अब देखिए अगर हम बात करेंगे इसकी और इसकी, यहाँ पर दोनों ही केस में ग्रेविटेशन जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट रहेगी, दोनों के ऊपर फोर्स सेम लगेगी। लेकिन दोनों के केस में क्या होगा, दोनों के केस में अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे दैट F अपॉन एम इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन जो है इसकी बात करें तो दोनों के ऊपर फोर्स कांस्टेंट लगेगी, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। और इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहाँ पर इस एप्पल का मास जो है वो कम है, और जब इस एप्पल का मास कम होगा तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये लोग। इसकी बात करें यहाँ पर इस पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने का मतलब कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है इसके उसमें। तो जब इसका मास बहुत ज्यादा होगा तो इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, और बहुत कम होने का मतलब क्या है, नेग्लिजिबल इसका हम यहाँ पर एक्सेलरेशन मान लेंगे। तो एक्चुअली में इसीलिए होता है कि अर्थ के ऊपर भी वो एप्पल फोर्स लगा रहा है और उतनी ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्योंकि इस अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसीलिए ये ऊपर की तरफ नहीं आ पा रहा होगा। ओवरऑल इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो बहुत कम होगा, इसीलिए अर्थ ऊपर की तरफ नहीं आता है, केवल एप्पल नीचे की तरफ आता है। लेकिन इसका कहीं से ये मतलब नहीं हुआ कि इस एप्पल के ऊपर ही केवल फोर्स लग रही है, नहीं, इस अर्थ के ऊपर भी उतनी ही फोर्स लग रही है। अगर मान के चलिए ये 50 न्यूटन की फोर्स अर्थ इसके ऊपर लगा रहा है, तो ये जो एप्पल होगा ये भी इस अर्थ के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, जब मास ज्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में इसका मास बहुत कम था तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जो हमें मालूम चल रहा है कि नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक, तो ये कंसेप्ट होता है। अच्छा अब इसके ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ जो हमने एक चीज बताई है यहाँ पर कि अगर हम एक अर्थ की बात करें और ग्रेविटी ही कंसीडर करें, ये हमारा अर्थ है, अगर इस अर्थ का कुछ रेडियस हमने कैपिटल आर मान लिया, ये अर्थ है हमारा, इस अर्थ का अगर हमने रेडियस कुछ कैपिटल आर मान लिया और ये एम यहाँ पर, एम नाम का ब्लॉक यहाँ पर रखा है, और इस अर्थ का मास हमने कैपिटल एम मान लिया फिलहाल के लिए, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन साहब ये बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो मेरी इस इक्वेशन से दी जाएगी, दैट जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इस इक्वेशन से लिखी जाएगी। अच्छा अब ये जो m1 m2 है ये दोनों मासेस होंगे, एक मास c है और एक मास ये अर्थ का मास, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दैट Fg इज इक्वल टू g, एक जगह पर लिख देंगे कैपिटल M यानी हमारे अर्थ का मास, और दूसरा मास क्या है इस पार्टिकल या इस ब्लॉक का मास, उसको हमने बोल दिया स्मॉल m, और नीचे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब होता है दोनों मासेस की बीच की दूरी। तो अगर हम मान लें कि हमारे अर्थ का ओवरऑल मास यहाँ कहीं पर कंसंट्रेटेड है, यहीं पर केवल है उसका मास पूरी तरह से, तो इस मास और इस मास के बीच की दूरी कितनी होगी, रेडियस, यानी रेडियस ऑफ अर्थ, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे r। अब देखिए ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स फिलहाल न्यूटन की इस लॉ से दी जाएगी, इसको हम बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन वही न्यूटन के जो दूसरा लॉ था जो आप लोगों ने पढ़ा है एक्चुअली, जो न्यूटन सेकंड लॉ था उसमें आपने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू dp/dt, उसको सॉल्व करने पर इक्वेशन आती है F इज इक्वल टू क्या होता है ma, और ग्रेविटी के केस में आप लोगों ने पढ़ा है क्या हो जाता है mg हो जाता है। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ होगा। तो फिलहाल हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से ये बात बोल दी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पार्टिकल के ऊपर होगी नीचे की तरफ, यानी Fg, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी दोनों पार्टिकल के ऊपर, अगर हम न्यूटन के पहले लॉ से बात करें तो वहां पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से दी जाएगी, और न्यूटन के अगर हम सेकंड लॉ से बात करें तो वो इस तरह से लिखी जाएगी, यानी इस पार्टिकल का मास और इसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, इसको हमने इस तरह से लिख दिया।
ओवरऑल दोनों ही फोर्स क्या है, दोनों ही फोर्स न्यूटन के किसी ना किसी दूसरे लॉ से आई है वो एक ही चीज। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस क्या है, वो सेम है। अगर हम इस mg को इसके इक्वल लिख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से mg इज इक्वल टू जी m1 m अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए क्या होगा, ये इस पार्टिकल का मास है तो यहाँ से ये m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से स्मॉल g की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है। कैसे कांस्टेंट है, आप लोग को ये बात मालूम होगा कि g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू होती है, इसको पहले इस तरह से लिख देते हैं। और जो हमारे कैपिटल जी की वैल्यू है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये क्या है इसकी वैल्यू है। और ये m किसका मास है, ये m है हमारे अर्थ का मास। तो m यानी कैपिटल M, और इसका जो मास और अर्थ का जो मास है वो भी एक नापी गई या फिर आप कह सकते हैं मेजर्ड वैल्यू है। उसकी लगभग वैल्यू मानी गई है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 केजी। देखिए जो हम आपको बता रहे थे कि मास ऑफ अर्थ जो है वो अच्छा खासा ज्यादा है, वो इसीलिए इतना अच्छा, देखिए 10 टू दी पावर 24 केजी में जा रहा है, अच्छा खासा भारी है। और अगर हम बात करें इस रेडियस की, तो वो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो भी एक नापी हुई चीज है। अगर इसको परफेक्टली स्फीयर मानेंगे तो उस केस में इसकी रेडियस को लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। तो यानी हमारे पास में इस कैपिटल जी की भी वैल्यू है, इस एम की भी वैल्यू आ गई है और इस आर की भी वैल्यू आ गई है। इन सबको यहाँ पर पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर जो लास्ट में आंसर आएगा वो जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आप लोगों ने अभी तक की आप वैल्यूज पढ़ते थे, जी यानी स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, वो फिलहाल यहाँ से वैल्यू निकल के आई है। तो एक एक्सप्रेशन याद रखना है, एक तो आप लोग को याद रहेगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो ये बात बोलता है F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लोग को ये याद रखना है, जो स्मॉल जी की एक्चुअल वैल्यू होती है वो इस तरह से लिखी जाती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब इस जी की क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल जी है, ये स्मॉल जी केवल डिपेंड करता है मास इसका, यानी अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपने अर्थ की बात करें तो वहां पर ये केवल चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इस मास के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस जी की वैल्यू क्या है, वो इंडिपेंडेंट है उस पार्टिकल के मास पे जिस पार्टिकल के ऊपर हम मान रहे हैं कि ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर m का फैक्टर यानी m का यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है, तो कोई भी पार्टिकल अगर उसको हम ऊपर से नीचे फेंकें, दो पार्टिकल जिनके मासेस कुछ अलग अलग है, सपोज कर लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो बहुत भारी है, उसका मास लगभग 50 केजी है, और दूसरा जो मास है, दूसरा जो पार्टिकल है उसका मास हम मान ले रहे हैं 5 केजी। तो अगर इन दोनों को हम सेम हाइट से साइमल्टेनियसली एक सर्टेन हाइट से फेंकेंगे तो दोनों सेम टाइम पे क्या नीचे पहुंचेंगे या अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे, तो आंसर है दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, क्योंकि उन दोनों का जो नीचे पहुंचने का रेट है वही तो डिटरमाइन करता है एक्सेलरेशन। और दोनों के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 है, क्योंकि वो मास इंडिपेंडेंट वैल्यू, वो केवल इस मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। दो पार्टिकल के अलग अलग मास होने पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे आप एक छोटे से पार्टिकल के लिए, चींटी के लिए आप बात करिए, आप छोटे से बैक्टीरिया के लिए बात करिए, आप चाहे एक बहुत बड़े किसी एलिफेंट या किसी और भारी चीज के ऊपर बात कर लिए, तो दोनों के लिए स्मॉल जी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात याद रखना है कि जो स्मॉल जी है ये मास इंडिपेंडेंट वैल्यू है। अगर इसका मतलब ये हुआ, एक्चुअली में ये होता है, करके भी देखिएगा आप लोग। लेकिन हाँ, जैसे अगर हम कहीं दो पार्टिकल अलग अलग मास के ले लें और उनको हम साइमल्टेनियसली ऊपर से नीचे फेंकेंगे वैक्यूम में, ये भी बात जरूरी है, वैक्यूम होना चाहिए तभी एक्सपेरिमेंट काम करेगा। दोनों अगर वैक्यूम में रखेंगे और दोनों पार्टिकल को हम लोग सेम टाइम पे फेंकेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे, और दोनों का मास अलग अलग है, एक का मास बहुत भारी भी हो सकता है, एक का मास बहुत कम भी हो सकता है, तो दोनों सेम टाइम पे ही नीचे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड। क्योंकि जी का मतलब क्या है, स्मॉल जी का मतलब है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी तेजी से बढ़ेगी, तो भाई दोनों की वेलोसिटी सेम रेट से बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं किसी की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो पहले पहुंच गया, किसी की वेलोसिटी कम है तो वो बाद में पहुंचा। तो ये याद रखना है कि जी की वैल्यू 9.8 जो है वो मास इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। तो यही इसमें कुछ खास बातें हैं, याद रखना है। एक बस फॉर्मूला है, जो स्मॉल जी होता है वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहां पर एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये जी की वैल्यू आप लोग को मालूम है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये भी याद रखना है कि इस स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए या डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इस एम के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थ के लिए बात करेंगे तो उसका मास तो चेंज नहीं होगा, अगर हम मून पे चले जाएंगे तो वहां पर उसका मास ये वाला थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जो मून है वो थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा हल्का है, मतलब कम उसका मास है। तो उस केस में आपकी ये जी की वैल्यू बहुत कम आती है, तभी वहां पर मून के ऊपर ग्रेविटी थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी हल्की है, मतलब थोड़ी सी इसमें स्ट्रांग नहीं है, वीक है वहां की।
तो ओवरऑल वो उस प्लैनेट के मास के ऊपर डिपेंड करती है। आप जुपिटर पे जाएंगे, वहाँ की जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जुपिटर का मास बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ की ये जो आपकी जी की वैल्यू होगी बहुत निकल के आएगी। यानी अगर आप वहाँ पर जुपिटर के ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो हो सकता है वो बहुत तेज़ी में नीचे चला जाए, है ना। वहाँ पर फोर्स कुछ ज़्यादा लगेगी तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वहाँ पर ये वैल्यूज कुछ डिफर हो सकती है। फिलहाल अर्थ के लिए जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बस इतनी ही बातें हैं। बाकी हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि इस स्मॉल जी की वैल्यू किस किस तरह से या किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है और ये कैसे चेंज होती है हमारे अर्थ के ऊपर। एक्चुअली में हर जगह पर इसकी वैल्यू ऐसी नहीं रहती है, अलग अलग जगहों पर इस चेंज भी होती है, तो वो कैसे होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।